हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत पढ़ेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य रहता कहीं और है और दिखता कहीं और है। बात समझ आ रहा है? जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो पृथ्वी है, यहाँ पर चारों तरफ वायुमंडल पाए जाते हैं। ठीक है, और जो वायुमंडल का घनत्व होता है वह पृथ्वी पर काफी अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, अरे वायुमंडल का घनत्व क्या होता है, घटते जाता है। बात समझ रहा? यानी कि जब कह रहा है कि जैसे कि मान लिया जाए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं इस फिगर को हम पहले समझते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे वास्तविक सूर्य दिख कहाँ रहा है, यहाँ पे, यानी कि वास्तविक स्थान यहाँ है सूर्य का, लेकिन दिखता कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है। बात समझा? तो इसी के कारण क्या होता है, इसके बीच यानी कि 4 मिनट का लगभग मतलब डिस्टेंस पाया जाता है। तो इसको हम देखते हैं, कह रहा है कि जब सूर्य क्षितिज पर होता है अपवर्तन के कारण किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है। क्षितिज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज हो गया, क्षैतिज हुआ ना हमारा। तो जब इस अवस्था में सूर्य रहता है तो उसकी जो किरणें होती हैं यानी अपवर्तन के कारण कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, नीचे मुड़ जाती हैं। अतः सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई दिखाई पड़ता है। यानी ये मुड़ जाने के कारण जो सूर्य जो रहता है उसका वास्तविक ऊंचाई कुछ अलग रहता है, लेकिन दिखाई कुछ अलग देता है। बात समझ रहा? किसके कारण से, यानी कि जो इसका प्रकाश का जो किरणें होती है मुड़ जाने के कारण ये घटना होता है कि जो सूर्य की वास्तविक ऊंचाई है उसके अपेक्षा जो सूर्य का होता है अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है। फलस्वरूप सूर्य उस समय दिखाई देने लगता है जब वह क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा क्षितिज हो गया, यानी कि क्षैतिज हमारा हो गया। यानी कि जब ये अभी नीचे ही रहता है ना, ये क्या होता है, हमको दिखाई देने लगता है। इसी कारण समझ रहे ना, तो जब यह सूर्य नीचे रहता है तो अभी क्या होता है, दिखाई देने लगता है। जब वह क्षितिज से थोड़ा नीचे ही होता है यानी दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चले जाने के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। बात समझ रहे ना, यानी कि जब सूर्योदय होता है तो पहले ही हमको दिखाई देने लगता है, यानी कि वास्तविक आकार कुछ अलग रहता है, उसका वास्तविक जो स्थान होता है कुछ अलग होता है, लेकिन इन्हीं सभी कारणों से वो क्या होता है, हमें पहले ही दिखाई देने लगता है। और फिर कह रहा है कि जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त मतलब क्या, सूरज जब डूबने लगता है, तो जब वो डूब जाता है उसके बावजूद भी कुछ समय तक हमें दिखाई देता है। समझ रहे? कुछ समय बाद दिखाई देता है। इस कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। बस है ना? किस कारण, इसी कारण, यानी कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो 4 मिनट बढ़ता है, किसके कारण, यानी यहाँ यानी हम देखे हैं, यानी कि अपवर्तन के कारण जो किरणें क्या होते हैं नीचे की ओर मुड़ जाती है। इसी कारण हमारा सूर्योदय और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय है वो कितना मिनट बढ़ जाता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। रहता कहीं और है और दिखता कहीं और है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम आगे। कह रहा है कि जब सूर्य क्षितिज के निकट रहता है, क्षितिज मतलब ये हो गया, बस समझा ना, इसके जब निकट रहता है तो वह अंडाकार या चिपटा दिखाई पड़ता है। किस आकृति का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंडाकार या चिपटा दिखाई दे रहा है ना, यानी कि अंडाकार या चिपटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि निचली कोर की किरणें वायुमंडल के अधिक परतों से होकर गुजरती है, इनका अपवर्तन अधिक होता है, इसलिए सूर्य का ऊर्ध्वाधर व्यास छोटा मालूम पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब सूर्य क्षैतिज अवस्था में आती है तो यानी कि हमको कैसा दिखाई पड़ती है, कि तो अंडाकार दिखाई देगी, नहीं तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, चिपटा आकार में दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके जो निचली कोर से प्रकाश की किरणें जब चलती है तो वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं, उन सभी परतों को पार करके जाना पड़ता है। यही कारण है कि यानी यहाँ पर जो इसका ऊर्ध्वाधर व्यास होता है, यानी ऊपर की तरफ जो व्यास होता है वो हमें कैसा मालूम पड़ता है, छोटा मालूम पड़ता है। इस तरह ही पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर अवस्था में जो सूर्य होता है उसका जो व्यास है वह छोटा क्यों मालूम पड़ता है, तो यही हम बता सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जानने से पहले एक बात हम जानेंगे, इसका जो प्रयोग किया था किसने किया था, न्यूटन ने किया है। यानी प्रकाश का जो
विक्षेपण का कार्य यानी प्रकाश का जो बर्ण विक्षेपण है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो प्रकाश का बर्ण विक्षेपण होता क्या है तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। और श्वेत प्रकाश में कितने प्रकाश के कितने रंग होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? 7 रंग होते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लेना इस बात को। यानी कि जो श्वेत प्रकाश या कह सकते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बात समझ रहे हैं? अब ये 7 रंग होते हैं, कौन कौन होते हैं उसमें हम देखेंगे आगे। तो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसके विभिन्न रंगों में यानी कि अलग अलग रंगों में विभक्त यानी बांटना, विभक्त मतलब क्या होता है? बांटना, यानी बांटने की जो घटना होती है इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका प्रयोग किस पर किया जा सकता है? प्रिज्म के माध्यम से। बात समझा ना? प्रिज्म पर जब हम सूर्य के प्रकाश यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसको उस पर परिवर्तित कराएंगे तो उसके जो बाहर निकलेगा यानी कि 7 कलर हमको दिखाई देगा। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश को विभिन्न वर्णों में दिखाने के लिए एक प्रयोग को दर्शाइए या प्रयोग को बताइए। तो हम प्रयोग में ऐसे बता सकते हैं कि सबसे पहले एक ऐसा बंद कमरा लेना है जिसमें प्रकाश नहीं जाता हो, ठीक है, और उसके बाद उसमें एक ऐसा छिद्र बनाना है जिसके माध्यम से प्रकाश उसमें आएगा और वहां पर जो प्रकाश आ रहा है उसके सामने एक लकड़ी का या काट का या कूट का एक गत्ता रखना है, माने एक टुकड़ा रखना है और उसमें एक छोटा सा होल कर देना है जिससे कि वो प्रकाश उसमें क्या हो? पार कर जाए। और जब सूर्य मतलब वहां से जो प्रकाश पार करेगा उसके जस्ट सामने हम क्या करेंगे? एक प्रिज्म को रख देंगे। बात समझे ना? वहां पर क्या करना है? एक प्रिज्म को रख देना। मान लिया ये गत्ता हो गया, इससे प्रकाश को पार कराना है और ये हमारा प्रिज्म है। यहाँ पर देख सकते हैं लोग, बताया गया है प्रिज्म है और ये प्रिज्म से यानी ये गत्ता है यहाँ पर होल किया जाएगा, श्वेत प्रकाश को यहाँ से पार कराया जाएगा और ये जाएगा सीधे प्रिज्म पर। अब प्रिज्म के पीछे ठीक कि तो व्हाइट दीवार होना चाहिए यानी कि सफेद दीवार होना चाहिए, नहीं तो सफेद कपड़ा लगा देंगे और नहीं तो सफेद कागज लगा देंगे, ठीक है। और जब ये सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? यानी इसको प्रायोगिक हम दिखा सकते हैं। बात समझ आ रहा? अब एक बात और ध्यान रखना है, ये जो इसमें 7 रंग होते हैं वो कौन कौन सा होता है? एक होता है बैगनी, दूसरा होता है जामुनी, तीसरा होता है नीला, चौथा हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी कि जब प्रिज्म से हम सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे तो ये जाके 7 भागों में विभक्त हो जाता है यानी कि 7 रंगों में बंट जाता है। 7 रंग कौन कौन सा है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको संक्षेप में हम कह सकते हैं बैजनी ह पीनाला। क्या कह सकते हैं? बैजनी ह पीनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। बात समझे? अब चलो यहाँ तक इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी कि प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश जो होता है वो विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई डाउट? अब चलते हैं यहाँ से एक और हमें डिफिनीशन मिलेगा। स्पेक्ट्रम के नाम सुना होगा लो तुम, या वर्णपट के नाम सुना होगा लो। स्पेक्ट्रम बोले तो या वर्णपट बोले जाए तो दोनों का मतलब सेम होता है, एक ही आदमी है, नाम दो है, ठीक है। अब देख लेते हैं और कि जो श्वेत प्रकाश यानी कि जो हमको पट्टी प्राप्त होती है, दिखाई दे रहा ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। बस समझ आया? अब डिफिनीशन के अनुसार करते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। यानी कि जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजर कर निकलेगा और वहां पर जो 7 कलर हमको प्राप्त होंगे उसी 7 कलर को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कह दें या वर्णपट कह सकते हैं। बात समझ आया ना? यानी देख लेते हैं, पर श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इसमें रंगों के क्रम इस प्रकार हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। और इसको हम संक्षेप में याद करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बैगनी, ह, पी, नाला। बात समझे ना? वैसे बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यानी कि ये रंगों का क्रम हमें याद भी रखना होता है। बात समझ आया? अब एक बात और यहाँ से आता है, जैसे कि मान लो आईटी क्वेश्चन में हमसे पूछा भी जाता है, यहाँ से थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य पर चलेंगे, हमको आगे पढ़ना है, लेकिन एक बात याद रखना है कि जो ये रंग होते हैं इसमें जो तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस वर्ण का होता है? लाल रंग का होता है। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है
यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, लाल रंग है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, बैगनी है। यानी कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नहीं तो यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लोग देख सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, और बात एक और यहाँ से ध्यान रखना है, जब तरंगदैर्घ्य की बात आ रही है तो वहां से विचलन के बात भी हम जानते चलते हैं। ठीक है, तो विचलन मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि फैल के जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। बात समझ आए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा, उसका विचलन कम होगा, और जिस तरंगदैर्घ्य का जिस वर्ण का, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, उसका विचलन अधिक होगा। तो यहाँ से तू लोग बता सकता है, लो बैगनी है और क्या है, लाल है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका विचलन सबसे अधिक होगा। याद रखना इस बात को। और लाल का तरंगदैर्घ्य क्या है, अधिक है, तो इसका विचलन कम होगा। अब एक बात और यहाँ से हम जानते चलते हैं, अधिकतर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जैसे कि मान लो रेलवे फाटक हो गया या सिग्नल हो गया, वहां पे लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यही कारण बता सकते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, वह फैल कर नहीं जाता है, वह डायरेक्ट जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, यानी इसका विचलन यानी बटेगा ज्यादा नहीं, या डायरेक्ट जाता है, सीधे दिखाई देता है, दूर से ही दिखाई देने लगता है, लाल रंग दिखाई देता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, रेलवे फाटक या सिग्नलों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि रेलवे सिग्नल या रेलवे फाटक या सिग्नलों पर लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, और जिसका विचलन कम होगा वो अधिक दूरों तक क्या होता है, दिखाई देगा। और इसी दिखाई देने के लिए यानी इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए वहां पर क्या कहता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आया। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे रंगीन पट्टी या स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, यानी यह कैसे उत्पन्न होता है, कौन, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है या कैसे इसका निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे यहाँ, तो रंगीन पट्टी या स्पेक्ट्रम इस कारण उत्पन्न होती है कि इसमें प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों या विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। वैसे तो हम यहाँ पर मालूम है यानी हर रंग का तरंगदैर्घ्य एक समान नहीं होता है, एक समान होता है, नहीं होता है, सबका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब एक समान होता तो वह विचलन मतलब एक समान होता तो वह अलग अलग नहीं होता, बराबर सब निकलता कि नहीं निकलता, लेकिन सबका तरंगदैर्घ्य क्या है, अलग अलग है, इसलिए उसका विचलन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब अलग अलग होता है तब जाके क्या निकलता है, स्पेक्ट्रम या रंगीन पट्टी हमको प्राप्त होता है। बात समझ में आया। अब देखना देख सकते हैं, रंगीन पट्टी या स्पेक्ट्रम इस कारण उत्पन्न होती है कि प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों या विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। यह तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, लाल रंग का विचलन सबसे कम, बात है कि नहीं है, लाल रंग का विचलन सबसे क्या होता है, कम होता है। कम होने का कारण क्या है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बात समझ में आया, यानी कि लाल का सबसे कम हो जाएगा, बैगनिया का सबसे अधिक हो जाएगा। अब कारण फिर दिखा दिया है, अर्थात अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विचलन कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के विचलन की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यानी कि अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश रहेगा उसका अगर विचलन की बात की जाए, एक कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश रहेगा उसका विचलन की बात की जाए, तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम है उसका विचलन अधिक होगा, और जिस प्रकाश का वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक है उसका विचलन कम होगा। तो वही बात यहाँ बताया है। अब देख लेते हैं, प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों के अलग अलग विचलन का कारण यह है कि विभिन्न वर्णों या विभिन्न तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। अब मान लेते हैं जब सबका तरंगदैर्घ्य या विचलन समान होता तब न वह एक समान से चलता है, ठीक है, लेकिन सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग है तो इसलिए वह कांच में भी क्या करता है, अलग अलग चाल से चलता है। तो जो चाल से अलग चलेगा तो एक समान सब दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। बात समझ आए। यही कारण है किसके उत्पत्ति का, यानी कि स्पेक्ट्रम कह सकते हैं या रंगीन पट्टी कह सकते हैं या वर्णपट कह सकते हैं। इन्हीं कारणों से यह क्या होता है, उत्पन्न होता है। कोई डाउट।